नमस्कार, मैं अतुल जैन, नेतानगरी 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। शेर हमेशा शेर ही होता है, चाहे वो जंगल में रहे या बाहर। आज हम ऐसे एक नेता से मिलने जा रहे हैं जिनकी आवाज शेर की दहाड़ की तरह होती है। वो आज हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। आज हम संजय निरुपम साहब से मिल रहे हैं। संजय निरुपम साहब, आपका हार्दिक स्वागत है और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी। सर, आप एक सुप्रसिद्ध, एकदम प्रसिद्ध नेता है, कई सालों से राजकीय क्षेत्र में हैं और आप जब शिवसेना से जब जुड़े थे तब से एक आपकी पहचान एक बहुत बड़ी बनी हुई है। सर, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मैं क्या बोलूं? नहीं, आपका जो मेरा जो आपका कहने का आशय जो मैं समझ रहा हूं, अब शेर और गीदड़ इन सब बातों में मेरा ज़्यादा विश्वास नहीं है। सच बोलना चाहिए इंसान को और सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो जन सामान्य की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से पिछले 25-30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। उन समस्याओं को लेकर के लड़ता हूं, उन समस्याओं को मुखर करता हूं, उसकी आवाज़ बुलंद करता हूं और उन्हीं समस्याओं को लेकर के दहाड़ता हूं। वो दहाड़ तो मेरी अपनी है और काफ़ी लोगों को इसमें न्याय मिल जाता है, काफ़ी लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन मेरा धर्म ये है कि जहाँ कहीं भी गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जहाँ कहीं भी छोटे ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, फेरी का धंधा करने वाले, छोटे छोटे दुकान चलाने वाले, पानी पूरी बेचने वाले, तो ये बेचने वाले, इस तरह के जो भी छोटे छोटे मजदूर हों, चाहे सिक्योरिटी के वॉचमैन हों, इन लोगों के जो प्रश्न हैं, देखिए, अमीरों के प्रश्न उठाने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं, दिल्ली तक बैठे हुए हैं। गरीबों का प्रश्न उठाने वाला कोई नहीं है। तो इन गरीबों की बात होती रहनी चाहिए, गरीबों की लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। बस यही अपना धर्म है, यही अपना कर्म है। सर, आप कई सालों से आंदोलन में भी जुड़े थे, कई विषय को आप आवाज़, जैसे बिजली का विषय हो, ऐसे बहुत सारे आंदोलन से आप जुड़े थे और शिवसेना का समय था तभी भी आप संसद में भी बहुत आवाज़ उठाए थे। तो सर, उसके बारे में आप बताइए कि आप एक आवाज़ देने वाले नेता है, लेकिन आज आप थोड़े शांत हैं, क्या विषय है? नहीं, शांत नहीं है। हमेशा आदमी ड्राइविंग सीट पर नहीं होता। कई बार ड्राइविंग सीट छोड़ के पीछे के सीट पे बैठना पड़ता है, तो अभी हम पीछे के सीट पे बैठे, फिर आ जाएंगे ड्राइविंग के सीट पे। सही बात। लेकिन जो आप कहीं भी बैठे, कहीं भी रहें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप जहां कहीं भी हैं वहां कर क्या रहे हैं। सही बात। तो हम जहां कहीं भी हैं वहां पर लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों का काम से जुड़े हुए, लोगों की तकलीफ को बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमेशा फोकस में रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमेशा एकदम से चमकते रहा जाए, ये संभव नहीं है ना। तो इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं कि चमका जाए, कि फोकस, महत्वपूर्ण ये है कि लोगों का काम किया जाए, लोगों के प्रश्न उठाए जाए, लोगों की तकलीफों को दूर किया जाए, उनकी लड़ाई लड़ी जाए। वो जारी है, वो सेवा का जो भाव है वो अनवरत जारी है और आगे भी जारी रहेगा। सर, अभी आप मुंबई कांग्रेस में हो, लेकिन मुंबई कांग्रेस में आपकी जो छवि है वो इतनी बड़ी है, लेकिन आप उस तरह प्रभाव क्यों नहीं कर रहे हैं जो होना चाहिए, जो संजय निरुपम साहब एकदम अग्रेसर होने चाहिए, थोड़ा सा आप कहीं पीछे ले जा रहे हैं, क्यों ऐसे? समझ में नहीं आया तो। संजय निरुपम साहब जो है, आज शिवसेना में थे तभी एक आवाज थी, लेकिन कांग्रेस में अभी फिलहाल एक ऐसा है कि आप कहीं शांत हो, ऐसा कांग्रेस में लग रहा है, ऐसे क्या बात? नहीं, शांत नहीं है। मतलब बेसिकली जो रेगुलर आप जैसे टेलीविजन वगैरह पे रेगुलर मुझे देखते थे एक ज़माने में, तो थोड़ा सा मैं लोकी में गया हूँ। शुरू करेंगे फिर से, 20 साल से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले 15-20 वर्षों से लगातार मैं टेलीविज़न पे रहा और लगातार टेलीविज़न पे पूरे देश के मुद्दे पे, मुंबई के मुद्दे पे बड़ा मुखर होकर बोलता रहा। तो कुछ एक ऐसा समय आया कि मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे पीछे हट जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर सकता हूँ या नहीं करना चाहिए, करना चाह रहा हूँ मैं, और फिर से एक नए जोश, नए उत्साह के साथ शुरू किया जाएगा। सर, अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी है। आप, एक समय था कि शिवसेना के साथ बाला साहब के बहुत करीब थे, आज आप किस प्रकार देख रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है। शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो गठबंधन है, अपने आप में एक बहुत अच्छा गठबंधन है। इसमें कांग्रेस पार्टी को एक तीसरे नंबर का दर्जा मिल गया, इसका मुझे दुख है और इसी दुख को मैंने एक बार प्रकट भी किया था। लेकिन जब तीनों पार्टियां मिल गई हैं तो मिलकर के वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। तो बीजेपी को महाराष्ट्र की राजनीति में इर्रिलेवेंट करने के लिए, अप्रासंगिक करने के लिए इन तीनों का गठबंधन अत्यंत आवश्यक है और इस नाते इस गठबंधन के मैं साथ हूँ और इस गठबंधन को आने वाले तमाम जो कामकाज में सफलता मिले, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। सर, आने वाली महानगर पालिका में संजय निरुपम साहब किस रूप में दिखेंगे? अग्रेसर रूप में आगे होंगे या और कोई आगे? नहीं, यहाँ पर भी मुंबई कांग्रेस की जो कमान है वो तो हमारे साथियों के पास है और उनको, वो पूरा मुंबई कांग्रेस का काम संभाल रहे हैं और मैं उनके साथ जैसा आदेश होता है अध्यक्ष का, उस हिसाब से हम काम। सर, आपका चेहरा है। हाँ, तो हम अपना चेहरा लेके जाएंगे लोगों के बीच और मेरी कोशिश होगी
कि पूरे मुंबई में कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी सफलता मिले, और किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसमें पार्टी की तरफ से एक सामूहिक नेतृत्व निकल के आएगा। जिले जिले में हमारे जिला अध्यक्ष को आप देख रहे हैं, जिला इस जिले में है, बाकी जिला अध्यक्ष हैं, बाकी जिलों में मुंबई कांग्रेस के सभी पदाधिकारी हैं, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कार्याध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं। ये सब लोग मिलकर के मेहनत करेंगे और एकमत होकर के काम करेंगे तो निश्चित तौर पर मुंबई में कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन सर कांग्रेस से ऐसे भी सुर निकल के आते हैं कि हम अगर अलग लड़े तो अपना प्रभाव अच्छी तरह दिखा पाएंगे, उसके बारे में संजय निरुपम साहब क्या कहते हैं? देखिए, जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन था तो भी हम साथ साथ तो नहीं लड़ते थे। जो बेसिक चुनाव हैं, जो छोटे चुनाव हैं, हमेशा अलग अलग ही रहते, क्योंकि जो निकाय चुनाव होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कॉरपोरेशन का चुनाव, महानगर पालिका या ग्राम पंचायत का चुनाव, ये चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। अगर आप गठबंधन कर लेते हैं तो ठीक है, जीतने के चांसेस हैं, जीत सुनिश्चित हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आ जाएंगी, सेफ हो जाएंगे आप। लेकिन पूरे मुंबई में गली गली में जो कार्यकर्ताओं को जो उन कार्यकर्ताओं का जो एक सपना होता है कि भाई मुझे भी मौका मिलना चाहिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की प्रोसेस में आने का, वो सपना उनका टूट जाएगा। तो इसलिए अगर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि हमको अकेले लड़ना चाहिए, इसके पीछे नहीं कि वो गठबंधन के खिलाफ है, इसके पीछे सोच ये है कि कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहा जाए। हाँ, जो बड़े चुनाव होंगे उन चुनाव में हो सकता है हमको साथ में लड़ना पड़े, ये भी फैसला हम नहीं करेंगे, दिल्ली में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा उसको करना है। लेकिन बड़े चुनाव का जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन इस समय जो यहाँ के मुंबई के जो नेतृत्व जो कांग्रेस का है, वो जो एक सुर पकड़ रहा है, मैं उसके साथ हूँ। अब आप पूछेंगे कि मैं आगे मतलब अगर अलायंस कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दरवाजा खोल के रखा जाए। अगर सही कोई प्रस्ताव आता है जिस प्रस्ताव की वजह से मुंबई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय न हो और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को न्याय मिले, उनको एकोमोडेट किया जा सके, तब सोचा जाना चाहिए। यह डिपेंड करता है सामने से प्रस्ताव क्या आता है। सर अभी केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, आप तो संसद में बहुत आवाज़ उठा चुके हैं, तो सर जो महंगाई का मुद्दा है उसके बारे में मोदी जी कोई भी मन की बात में कोई विषय नहीं लेते, तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप संसद में बैठ चुके हैं, क्या चल रहा है मोदी जी के मन में? देखिए, 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई और बीजेपी और उनके साथियों की सरकार आई, तो निश्चित तौर पर उस समय इन्होंने बहुत जोर से वचन दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और लोग उम्मीद कर रहे थे, और शायद हमारे ज़माने में महंगाई थी। महंगाई का सीधा नाता आर्थिक विकास से होता है, जितना ग्रोथ होगा उतनी महंगाई बढ़ेगी। हम लोगों ने ये तर्क रखा था, और सच था कि मनमोहन सिंह के ज़माने में ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ था। अब मोदी जी के आने के बाद ग्रोथ नीचे चला गया, आर्थिक विकास की दर लगातार नीचे गई, हमारा जीडीपी सिकुड़ता चला जा रहा है, लोगों की कमाई कम होती चली जा रही है। जो मजदूर हो या बड़ा कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, सबकी सैलरी में कट हुआ है, यानी कमाई कम हुई, यानी देश के आर्थिक विकास की गति धीमी हुई। जब धीमी हुई है तो महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। तब भी अगर महंगाई बढ़ रही है तो यह मोदी सरकार की विफलता है। और निश्चित तौर पर आपने बहुत सही कहा कि मन की बात में मोदी जी ने सारे विषयों की चर्चा करते हैं की है, लेकिन महंगाई के ऊपर चर्चा नहीं की, तो शायद उनको भी इस बात को लेकर के एक एम्बैरेसमेंट है। तो सरकार को एम्बैरेस नहीं होना चाहिए, सरकार को जितना जल्दी हो इस तरह की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कदम उठाना चाहिए। और महंगाई के मूल में डीजल पेट्रोल का भाव था, जब तक डीजल पेट्रोल के भाव को आप नियंत्रित नहीं करते हैं तब तक बाकी चीज़ों के भाव को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे आप। और इसीलिए डीजल पेट्रोल के भाव को रोको, कम करो, इसके लिए कितने आंदोलन हमने किए, सरकार सुनने को तैयार ही नहीं। यहाँ डीजल 100 पार कर गया, पेट्रोल 100 पार कर गया, ये 900 रुपये से ज़्यादा महंगा मिल रहा है आपका रसोई गैस महंगा होगा, टमाटर महंगा है, बटाटा महंगा है, कांदा महंगा, चावल महंगा, दाल महंगा, तेल महंगा। 260 रुपये लीटर तो मेरे ख्याल से खाने वाला तेल है। गोड़ तेल का भाव 260 रुपये लीटर है, कभी नहीं हुआ था। 150-200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो रहर की दाल है, तूर दाल है। तूर दाल हमारे यहाँ 60-70 रुपये से ज़्यादा नहीं होता था। जब 60-70 रुपये जब भाव हुआ था तो मुझे याद है कि सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, ये सब पता नहीं डिब्बा ढक्कन लेकर के सड़क पर बैठ जाते थे। आज वो 70 रुपये की दाल 200 रुपये में मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ शर्म भी नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, बाकी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। यह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से पूरा देश, पूरे देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि जब हमारे जमाने में जब एक आर्थिक विकास की गति बहुत तेज थी और बहुत स्वाभाविक रूप से तब महंगाई बढ़ रही थी, तब भी आप उस महंगाई को नहीं समझ रहे थे और महंगाई के खिलाफ महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ आप जोरदार आंदोलन चलाते थे। आज क्यों चुप है? जनता तो वही है,
भले सरकार बदल गई, पार्टी बदल गई हो, लेकिन जो जेब जिसकी कट रही वो जनता तो वही भारत की जनता है। तब आप भारत की जनता के लिए आपके सीने में दर्द होता था, और आज जब आप सरकार में हैं तो भारत की जनता के लिए आपके सीने में कोई दर्द नहीं होता। तो सीना का पत्थर का हो गया आपका। सर, एक भाजपा सवाल करती है कि हमने तो पेट्रोल के थोड़े दाम कम किए, ये महाविकास आघाड़ी जरा भी कम करने तैयार नहीं, और ये स्टेटमेंट हमारे मिनिस्टर का भी था कि हम कम नहीं कर सकते। अब ये मुद्दा ये है कि जो डीजल पेट्रोल का भाव है उसमें लगभग 50% जो उसका कंपोनेंट है ना वो टैक्स कंपोनेंट है, और उस 50% में से लगभग 12-15% या 17% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि साहब हम इतना परसेंट कम कर रहे हैं, जो भी सेंट्रल एक्साइज था। बहुत अच्छा किया, हम उसका स्वागत करते हैं, हालांकि बहुत कम था। पूरे डीजल पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगभग 30 रुपए बढ़े हैं पिछले 7 सालों में, और कम कितना किया? 9 रुपये आपने किया। तो 30 रुपए बढ़ा के 9 रुपए कम किया, तो कोई मेहरबानी कर दी क्या? अब आपका सवाल है कि राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है? कई राज्य सरकारों ने किया भी है। राज्य सरकारों के पास आज कमाई का कोई साधन ही नहीं है। पूरा आप जीएसटी लेके आ गए, तो जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आप पर अगर कृपा करेगी तो जीएसटी का एलोकेशन आपको देगी, वरना नहीं देगी। तो आपने खुद राज्य सरकारों को पंगु कर दिया है। तो ऐसे में जब राज्य सरकार के पास अपना स्टेट एक्साइज के अलावा और कोई साधन नहीं है, जीएसटी आपने रोक के रखा है, तब आप कहते हैं कि मैंने अपना जो सेंट्रल एक्साइज है वो 30 रुपए बढ़ाने के बाद 9 रुपए कम कर दिया है, तो तुम भी अपना कम कर दो। मुझे लगता है जबरदस्ती होगी। कुछ राज्य सरकारें अगर कर पाएं तो ठीक है, लेकिन सारी राज्य सरकारें करें ये जरूरी नहीं है। इसलिए कि पिछले 2 साल में लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकारों की हालत भी बहुत खराब हुई है। अपने अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। जितने डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के पास जो उनका एनुअल एक्सपेंडिचर होता है उसमें भयंकर कट हुआ है, क्योंकि पैसा ही नहीं सरकार के पास। और वैसे में अगर आप डीजल पेट्रोल से 2 पैसा जो कमा रहे हो वो भी अगर कम कर दें तो सचमुच भुखमरी की नौबत आ जाएगी मंत्रालय में लोगों को। जरा उनके बारे में सोचना पड़ेगा। सर, अभी आप एक खासदार रह चुके हैं सर, आप ये 370 कलम, आज भाजपा और मोदी सरकार ये कहते हैं कि हमने 3 से 70 घटाया, उसके बाद एनआरसी का विषय था, वो सब मुद्दे को लेकर बहुत खुश है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमने बहुत अच्छा 370 जो था वो एक अस्थायी व्यवस्था थी भारतीय संविधान में, उसको आज नहीं कल तो हटना ही था, और उसको हटा दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन 370 हटाने के साथ साथ जिस तरीके से एक बहुत निर्दयता के साथ जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, और जिस तरीके से कश्मीर और जम्मू के जो राज्य का दर्जा था वो उससे छीन लिया गया, वो आपत्तिजनक है। भारत में जो राज्य जिनके पास स्टेटहुड का दर्जा नहीं था, उनको एक लंबी लड़ाई के बाद स्टेटहुड का दर्जा मिला, जैसे आपका गोवा है या फिर दिल्ली है, मेरे ख्याल से पौंडीचेरी भी था, और भी कई जगह डिमांड ऐसी हो रही है। जम्मू कश्मीर ऑलरेडी एक स्टेट था, उसको आप तोड़ करके उसको आप केंद्र शासित प्रदेश बना रहे। मुझे लगता है ज्यादा विरोध उस मुद्दे पे हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 370 की वजह से कुछ ऐसी व्यवस्था थी जो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय एकता के खिलाफ थी। तो उस राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के उद्देश्य से अगर आप 370 हटा रहे हैं, हम उसके साथ हैं। मसलन जम्मू कश्मीर में भारत से बाहर के लोग भी जाके जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन अभी तक जो खबर आई है कि पिछले इतने साल हो गए, मेरे ख्याल 3 साल तो हो गए इनको 370 हटाए, मुश्किल से 7 लोगों ने घर खरीदा। अभी कुछ मुंबई के बिल्डर जा रहे थे मुंबई के बिल्डर को यही लेके जाएंगे, बीजेपी वाले लेके जाएंगे। तो वहां तो इसलिए कि आप सिर्फ 370 हटाने से कुछ नहीं होगा ना, वहां शांति स्थापित करनी पड़ेगी। शांति स्थापित करने के लिए जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर वैली के लोगों की भावना को जीतना पड़ेगा, उनको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। उनकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, धंधा पानी, ये सब एक अच्छे ढंग से चले, आतंकवाद का खात्मा हो, तब जाके लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां पर घर लेके बस सकते हैं। लेकिन सर, इस बात को आप कितना मानते हैं कि एक समय था कि वहाँ युवाओं को पत्थरबाजी करने के लिए तैयार किया जाता था, वो सब विषय भी बंद हो गए और हम शांति अमन लाए? ठीक है, ये युवाओं को जो पत्थर देते थे और पत्थर फेंकने के लिए पैसा देते थे वो गलत था, भारत विरोधी काम था। लेकिन क्या आप ये कह सकते 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया? ये तो नहीं कह सकते भाई। वहां सरपंच मारे जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, ये बीजेपी के अपने सरपंच मारे जा रहे हैं, कांग्रेस के सरपंच मारे जा रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि मारे जा रहे हैं। तो जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक जम्मू कश्मीर
में शांति स्थापित नहीं होगी, और जब तक जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित नहीं होगी तब तक जम्मू कश्मीर भारत की मुख्यधारा में नहीं आएगा। तो मुख्यधारा में लाने के लिए सिर्फ 370 हटा देना एक बहुत ही हार्श किस्म का एक डिसीजन था, और बहुत ऐसा लगता है बहुत जल्दीबाजी में और एक धोखा देने के स्टाइल में हटाया गया। इसके बजाय सबको एक साथ ले लेते कॉन्फिडेंस में और धीरे धीरे करके उसको हटाते, तब जाके वहां के लोगों का जो विश्वास था आप जीत सकते थे, तब वहां के लोग भारत की मुख्यधारा में अपने आप को शामिल पाते। आज क्या हो रहा है, कुछ बहके हुए लोग हैं जो आतंकवादियों को वहां संरक्षण देते हैं। सारे जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे नहीं है। जम्मू कश्मीर के एक एक व्यक्ति आतंकवादी कोई नहीं कह सकता। जम्मू कश्मीर के लोग भारत का हिस्सा बनकर रहना चाहते, ये एक सच है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पैसे के लालच में या किसी और वजह से बहक करके आतंकवादियों को शरण देते हैं। ऐसे लोगों को कैसे आइसोलेट किया जाए, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम पे एक पूरा धंधा चलाते हैं, और मुख्य धारा में जो लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं, जो भारत के समर्थन में जीने वाले लोग हैं, उन लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा ताकत दी जाए, ये एक प्रक्रिया थी। मुझे लगता है कि मोदी सरकार को उस प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए था, दुर्भाग्यवश नहीं दिया गया। सर, अभी यूपी का इलेक्शन है और योगी जी और उनका जो टीम काम कर रही है, तो वहाँ से सब गुनहगारी खत्म हो गई, विकास हो गया। आने वाले इलेक्शन में आप किस तरह देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में गुनहगार भाजपा कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर दिन एक मर्डर होता है, हर दूसरे दिन एक रेप होता है, और रेप करने वाले, मर्डर करने वाले सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग पाए जाते हैं। ये भी एक सच है, हम सब देख रहे हैं ना भाई। तो ये सब चुनाव के टाइम पे फर्जी ऐसी बातें कर देने से ठीक है, आप अखबारों में ऐड दे देंगे, छप जाएगा, लोग देख लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार से त्रस्त है। बीजेपी की सत्ता बदलना चाहती है। बीजेपी की सत्ता बदल करके जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग, उनकी सत्ता आए, और उत्तर प्रदेश में जो जाति, भाषा और मजहब के नाम पे जो एक बहुत ही एक कहते जहरीला वातावरण बनाया गया है, वो हमेशा के लिए खत्म हो। ऐसा विचार, ऐसा सुनने को हमको मिल रहा है। हमें बार बार जो यूपी से जो मैसेज आ रहे हैं वो यही है कि भाई उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार बदल सकती है। सर, एक आखिरी 1-2 सवाल। सर, अभी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आने वाले इलेक्शन में जो अपना लोकसभा का होगा, दिखेंगे? बिल्कुल। लेकिन सर, बात ऐसी होती है कि एक समय था जब इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी थे, उस समय एक अच्छी टीम उनके पीछे थी। लेकिन राहुल गांधी जी अकेले लड़ते दिखते हैं, कोई बड़ी टीम नहीं दिखती उनके पीछे। ऐसा नहीं, पूरा AICC उनके साथ है, पूरा CWC उनके साथ है, पूरे स्टेट के लीडरशिप उनके साथ है, हर स्टेट की लीडरशिप उनके साथ है। और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई विस्थापित कर सकता है, कोई हटा सकता है, और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कोई दे सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है, और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हुए राहुल गांधी दे सकते हैं। मतलब राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। ये जब तक फर्जीवाड़ा करके ये चुनाव जीत रहे, जीतने दीजिए। जिस दिन जेन्युइन तरीके से इलेक्शन होंगे उस दिन निश्चित तौर पर कांग्रेस जीतेगी, और कांग्रेस के नेतृत्व में बाकी उनके सहयोगी दलों की एक सरकार बनेगी, और उस सरकार के मुखिया सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी होंगे। सर, लेकिन ऐसा क्या होता है कि ममता बनर्जी मुंबई आती है, वो अपने आप को प्रेजेंटेशन करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, राष्ट्रवादी में कहीं शरद पवार जी को आगे किया जाता है, तो ये क्या होता है? देखिए, ये सब स्टेट के बड़े बड़े नेता हैं और इस तरह से ख्वाब देख सकते हैं, और सपना देखने में कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, देखना चाहिए। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि संसदीय जनतंत्र में जो संख्या है वो मायने रखती है। जिसकी जितनी बड़ी संख्या उसकी उतनी बड़ी ताकत। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों होगा? 300 से ज्यादा MP उनके पास। जिस दिन अपोजिशन के खेमे में 272 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी या 300 सीटें आ जाएंगी, उस दिन अपोजिशन की सरकार बनेगी। उस अपोजिशन के खेमे में जिसके पास ज्यादा MP होंगे उसका नेता प्रधानमंत्री होगा। तो कितना भी कर लेंगे ममता दीदी, तो 30 से ज्यादा तो MP नहीं लाएंगे। पवार साहब, पूरे रिस्पेक्ट के साथ कर रहा हूं, कितना भी कर लेंगे, 10-20 कितना लाएंगे भाई आप? लेकिन कांग्रेस पार्टी आज सबसे बुरे दौर में भी 50+, 50+ लेके बैठी है। तो 2024 में अगर माहौल बदलता है और हम कुछ ठीक करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी सीटें बाकी सहयोगी दलों से ज्यादा होगी। तो जिसकी ज्यादा सीट होगी उसके प्रधानमंत्री होंगे, उसके नेता प्रधानमंत्री होंगे। तो इसलिए लोग घूम सकते हैं, अलग अलग राज्यों में जाके अपनी बात रख सकते हैं, अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अंततः फैसला तो आंकड़ा करेगा। नंबर गेम है। सर, अब एक आखिरी सवाल। संजय निरुपम साहब आज भी युवा है, आज भी एक स्ट्रांग नेता है, आने वाले दिनों में सबसे आगे होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आप क्या कहते हैं, किस रूप में आगे रहेंगे, और आप क्या कोशिश करेंगे कि मैं कितने आगे रहूं? प्लीज। मुझे बहुत खुशी है कि आप चाहते हैं कि मैं सबसे आगे रहूं, और मैं सबसे आगे रहूंगा।
पार्टी जो आदेश देगी, पार्टी जिस तरह का काम बोलेगी करने को, उस तरह का काम करेंगे। थैंक यू। तो ये थे संजय निरुपम साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह अपने हर सवाल के जवाब दिए, और एक एक्टिव नेता, और जो दिल्ली में जिन्होंने आवाज उठाई थी वो आज भी आगे भी आवाज उठाने के लिए तैयार है। थैंक यू सर, थैंक यू।